ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। तो राजनीति की शुरुआत करेंगे बीजेपी की नई टीम के ऐलान के साथ, जिसमें यूपी को मिली तवज्जो ने 2027 का सियासी एजेंडा साफ कर दिया है। नई टीम में स्मृति ईरानी को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के अनुभवी चेहरों की वापसी और सामाजिक समीकरणों पर फोकस है। नितिन नवीन की नवीन टीम में संगठन के साथ चुनावी रणनीति की झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बीजेपी की नवीन टीम, यूपी का बदलेगा सीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आखिरकार अपनी नई टीम मिल गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 मंत्रियों वाली इस टीम में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिली है। संदेश साफ है कि 2027 के लिए यूपी पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और इस दांव में सबसे अहम नाम है स्मृति ईरानी का, जिन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। नितिन नवीन की नवीन टीम में यूपी के कई चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रोफेसर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री, हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव, अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष। मतलब साफ है, बीजेपी यूपी के संगठन को सिर्फ प्रदेश नेतृत्व के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली से भी मजबूत मॉनिटरिंग, मजबूत संगठन और चुनावी रणनीति पर सीधी नजर है। यही नहीं, बीजेपी के नई टीम में महिला नेतृत्व का भी मजबूत संदेश है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में वसुंधरा राजे, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, भारती पवार, मधु चंद्राकर जैसे चेहरे हैं। इसके साथ स्मृति ईरानी को महामंत्री की जिम्मेदारी मिली। अनुभव और तजुर्बे दोनों को बहुत खास तरजीह दी जाएगी। पार्टी हमेशा समन्वय से चलती है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करती है। आप देखिए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में लगभग वो नाम है जो ऑलरेडी पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी पार्टी की पुरानी नेता हैं, महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, प्रवक्ता रही, लंबे समय से काम कर रही थी, 10 साल केंद्र में मंत्री रही और एक बड़ा चेहरा है महिलाओं में। वहीं बीजेपी ने अनुभव को भी दरकिनार नहीं किया। वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत, बैजयंत पांडा और राम माधव जैसे अनुभवी चेहरों को अहम भूमिका दी गई है। लेकिन राम माधव की वापसी खास है। संगठन और रणनीति के पुराने खिलाड़ी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नई टीम सिर्फ युवा चेहरों की टीम नहीं। न्यू टीम का फॉर्मूला अनुभव, नए चेहरे और चुनावी उपयोगिता के आधार पर है। वहीं कुछ पुराने चेहरों की भूमिका बदली गई है। तरुण चुग अब राष्ट्रीय महामंत्री नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज की जिम्मेदारी संभालेंगे। संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जबकि पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। यानी चेहरे बदले हैं, लेकिन संगठन में उनकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है। और यही बीजेपी की नई टीम का सबसे बड़ा संदेश है। बीजेपी ने संगठन में सामाजिक समीकरण भी साधे हैं। महिला, ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय संतुलन, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है। यूपी को सबसे ज्यादा संगठनात्मक वजन, स्मृति ईरानी की वापसी प्लस यूपी प्रभारी, वसुंधरा राजे और राम माधव जैसे अनुभवी चेहरे, सामाजिक समीकरण पर फोकस है। 2027 के लिए संगठन का चुनावी रीसेट है। यानी नितिन नवीन की नवीन टीम में सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसके पीछे 2027 की चुनावी पटकथा भी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी की नई टीम में बड़े बदलाव की तस्वीर अब आंकड़ों से भी साफ हो गई है। नई टीम में कुल 65 नाम है, जी हाँ 65 नाम, जबकि पुरानी टीम में 43 चेहरे थे। इनमें सिर्फ 14 पुराने नाम बरकरार रखे गए हैं, जबकि 29 चेहरे बाहर हो गए। यानी 51 नए चेहरों की यहां पर एंट्री हो गई है। साफ है कि नितिन नवीन की टीम में अनुभव के साथ बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी को जगह देकर संगठन का नया सियासी फॉर्मूला तैयार किया गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन में है। विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी कई रणनीति पर काम कर रही है। अब बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टियों के जरिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे एसपी सीधे सीधे बीजेपी से टक्कर ना ले पाए। क्या है ये गेम प्लान, देखिए इस रिपोर्ट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH
जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। शिवपाल जी तो क्या करें बेचारे, हुआ कि खुद लड़ लें या अखिलेश जी को लड़ा दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाने और सियासी अखाड़े में एसपी को चित करने के लिए मल्टी प्लान पर काम कर रही है। नई रणनीति के तहत बीजेपी ने अपने सहयोगियों अपना दल एस, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जरिए ऐसा सियासी जाल बिछाया है जिससे बाहर निकल पाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने चारों सहयोगी दलों को समाजवादी पार्टी को घेरने का टास्क दिया है। इससे समाजवादी पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्षेत्रीय दलों के जाल में उलझ सकती है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को कमान सौंपी गई है। आरएलडी किसान और जाट बहुल क्षेत्रों में एसपी को घेरेगी, खासकर वो सीटें जहां आरएलडी ने 2022 में एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यहां किसानों के मुद्दों और एसपी राज में हुए दंगों को लेकर आरएलडी माहौल बनाएगी। इसके अलावा पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी को घेरने का प्लान रेडी है। यहाँ निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मोर्चे पर लगाया गया है। आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, कुशीनगर में दोनों दल एसपी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को फेल करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ना बहुत दूर की कौड़ी साबित होगा। उससे पहले समाजवादी पार्टी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लड़ना होगा, अपना दल से लड़ना होगा, निषाद पार्टी से लड़ना होगा, आरएलडी से लड़ना होगा। समाजवादी पार्टी के लिए एनडीए के जितने भी सहयोगी दल यही काफ़ी है। और जहां तक सपा सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात है, तो सपा सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपके लिए तो सुभाष ही काफ़ी है, आपके लिए तो हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी काफ़ी हैं। ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपना दल एस भी एक्टिव है। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा जैसे जिलों में हर मुद्दे पर अपना दल एस सीधे समाजवादी पार्टी से टक्कर ले रहा है। यानी मिशन 2027 के लिए बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि समाजवादी पार्टी इसमें ही उलझी रहे और सीधे बीजेपी से टक्कर न ले पाए। यूपी में बीजेपी अब अपने अलग रणनीति पर काम करते हुए अपने सहयोगियों के द्वारा समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले करवा रही है, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा बीजेपी के सहयोगियों में ही उलझी नजर आए। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया। यूपी में मिशन 2027 के बीच योगी का फोकस अब साफ तौर पर युवा शक्ति पर है। शिक्षा से लेकर रोजगार और स्टार्टअप तक सरकार युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में बड़ा प्लान आगे बढ़ा रही है। यानी युवा शक्ति के जरिए विकसित यूपी का रोडमैप तैयार हो रहा है। साथ ही सीएम योगी के हैट्रिक का भी रोडमैप तैयार हो रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है। युवा शक्ति से यूपी के विकास का रोड मैप, मिशन 27 के लिए योगी का युवा प्लान। उत्तर प्रदेश में 2027 की सियासी आहट के बीच सीएम योगी का युवा कनेक्ट मिशन अब नई रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। एक तरफ राज्य युवा आयोग की घोषणा और दूसरी ओर नई यूथ पॉलिसी का ऐलान, और अब स्टार्टअप के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा प्लान। यानी योगी सरकार के एजेंडे में इस वक्त युवा सबसे ऊपर है, और इसी कड़ी में सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं के नाम पाती लिखकर उन्हें विकसित यूपी की सबसे बड़ी पूंजी बताया। योगी ने साफ कहा कि सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव अवसर दे रही है, और अब जरूरत है कि किशोर और युवा इन अवसरों का लाभ उठाएं, अपने संकल्प को राष्ट्र निर्माण के बड़े लक्ष्य से जोड़ें। यानी योगी चाहते हैं कि यूपी का युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बने, और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए योगी सरकार ने स्टार्टअप सेक्टर पर बड़ा दांव खेला है। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए सरकार ने राहत का ऐसा पैकेज तैयार किया है जिससे शुरुआती दौर में कंपनियों का बोझ कम हो और नए आइडिया कारोबार में बदल सके। इसके तहत 3 साल तक ईपीएफ, ईएसआई में मदद मिलेगी,
पेटेंट के खर्च पर 50 लाख रुपए तक की भरपाई होगी, लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी और इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी। यानी आइडिया आपका, मेहनत आपकी, लेकिन शुरुआती सफर में योगी सरकार के साथ की पक्की गारंटी। इतना ही नहीं, स्टार्टअप कंपनियों को 3 शिफ्ट में काम करने की अनुमति भी दी जाएगी। रात की शिफ्ट में महिलाओं को रोजगार देने का रास्ता भी खोला गया है। हालांकि इसके लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रम कानूनों से जुड़े नियमों का पालन जरूरी होगा। योगी जेन जी ही नहीं, जेन अल्फा पर भी फोकस कर रहे हैं और खासकर यूपी में स्कूलों में मिशन कायाकल्प के तहत काम कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के स्कूल में तकनीक और अनुभव को जोड़कर टक्कर का बना सके। सत्र के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे, अगर छात्र भी है शिक्षक भी है तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे। मिशन क्लियर है, युवा को शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार देकर योगी एक नया जनाधार तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की जिस पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश के सामने दिमागी नक्सल के खतरे को लेकर आगाह किया था। महज 48 घंटों के बाद इस बयान पर ऐसा सियासी बवाल मचा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर चलने शुरू हो गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताया, तो बीजेपी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साल 2006 का बयान याद दिला दिया। क्या है यह पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक शब्द और सियासी संग्राम छिड़ गया, जिस पर लाल किले से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान मचा है। चिदम्बरम कह रहे हैं मुझे गर्व है, तो बीजेपी पूछ रही है आखिर ये दिमागी नक्सल है कौन? दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है। दिमागी नक्सल पर सियासी दंगल। कहानी शुरू हुई लाल किले के प्राचीर से, जहां देश की आजादी के 80वें साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का संकल्प दोहराया। लेकिन इस बयान में जब दिमागी नक्सल का जिक्र आया तो ये शब्द सीधे सियासत के केंद्र में आ गया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। एक तरफ सरकार इसे नक्सलवाद के उस वैचारिक चेहरे से जोड़ रही है जो सिस्टम और समाज के लिए खतरा बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक असहमति और सवाल पूछने के अधिकार से जोड़ दिया। सबसे पहले मैदान में उतरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदम्बरम की इस पोस्ट ने आग में घी का काम किया। बीजेपी ने चिदम्बरम को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पुरानी बात याद दिलाई। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। सुधांशु त्रिवेदी के प्रहार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम केवल दिमागी नक्सल नहीं बल्कि विश्वविद नक्सली हैं और उनके गृह मंत्री रहने के दौरान नक्सलवाद पर उठाए गए कदमों की जांच होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि दिमागी नक्सल कौन है पूरा देश जानता है। चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनआरकी लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। जो प्रधानमंत्री ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है उसके अंदर अगर देखें तो प्रधानमंत्री को अपने इर्द गिर्द ये दिखाई देंगे सब लोग, क्योंकि सारे परजीवी वहीं मिलेंगे जो हिंसा की बात करेंगे, जो नफरत की बात करेंगे,
जो बांटने की बात करेंगे, जो काटने की बात करेंगे, वो सब परजीवी तो वही है। लेकिन ये विवाद यही नहीं थमा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सल बताया। जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। जाहिर है दिमागी नक्सल को केंद्र में रखकर आंतरिक सुरक्षा, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक विचारधारा के बीच खींची ये रेखा आने वाले दिनों में और भी गहरी और तीखी होने वाली है। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार और सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकार और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में आज एक बार फिर छात्र सड़कों पर उतरे, एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हुआ। जी हां, और खूब नारे भी लगे। मुद्दा इस बार भी परीक्षा को लेकर था। फर्क बस इतना है कि पहले नीट था, अब यूजीसी नेट है, क्योंकि प्रश्न पत्र में गड़बड़ियों के कारण यूजीसी नेट की 3 सब्जेक्ट की परीक्षा दोबारा लेने का ऐलान किया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ये हंगामा, ये प्रदर्शन उस सरकारी एजेंसी के खिलाफ है जिस पर देश भर में प्रतियोगी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है, जिसके भरोसे लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य है। नाम है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मगर छात्रों की परीक्षा लेने वाली ये एजेंसी खुद ही बार बार फेल हो रही है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों का गुस्सा भड़क गया और सैकड़ों छात्र NTA दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। NTA लगातार पेपर लीक एजेंसी बन गई है। ये नेशनल ठग एजेंसी बन के सामने आई है। जो मुख्य सूत्रधार है नीट के पेपर लीक के, उन पे एक्शन कब होगा? कोई भी पेपर ये टाइम पे पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। दरअसल पहले नीट का पेपर लीक हुआ, अब UGC NET के पेपर में गड़बड़ी हुई, जिसके 3 पेपर का एग्जाम फिर से करवाने का ऐलान किया गया। NTA ने NET की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। NTA ने तीनों सब्जेक्ट्स की दोबारा परीक्षा की तारीख जारी की है। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इससे पहले परीक्षाएं 22 से 30 जून तक करवाई गई थी। और अब एक बार फिर छात्रों को दोबारा मेहनत करनी होगी, दोबारा एग्जाम की तैयारी करनी होगी। साथ में NTA को ध्वस्त करो और साथ में दिमागी नक्सल के जैसे पोस्टर आप देख सकते हैं, ये पैम्पलेट लेके यहाँ पर आई है। ये बताइए किस लिए आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है? ये खिलाफ है पूरे बीजेपी का करप्टेड सिस्टम के लिए। इस बीजेपी सरकार ने पूरे देश के युवाओं को घुटने पे लाके रख दिया है। ऐसे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है और NTA भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही लाया गया है। NTA लगातार पेपर लीक एजेंसी बन गई है। ये नेशनल ठग एजेंसी बन के सामने आई है। NTA की तरफ से सामने आई वजह भी कम गंभीर नहीं है। इन तीनों पेपरों में फैक्चुअल गलतियां, टाइपिंग की गलतियां, भाषा और ट्रांसलेशन से जुड़ी खामियां मिली। यानी सवाल सिर्फ 1-2 गलत प्रश्नों का नहीं था, बल्कि गड़बड़ियां इतनी थी कि NTA ने माना इन्हें सिर्फ कुछ सवाल हटाकर या आंसर की में सुधार करके ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि गलती NTA ने की और टेंशन छात्रों की बढ़ी। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, आए दिन पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई है। NTA जैसी नेशनल ठग एजेंसियां छात्रों के भविष्य का दरबार खिलवाड़ कर रही है। इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी आप नहीं ले पाएंगे तो फिर NSUI जैसे छात्रों की गूंज को लेकर सड़कों पे उतरी थी नीट पेपर लीक के मामले में। बार बार अगर आप यदि ऐसा करते हैं तो इस बार हम सड़कों पे नहीं संसद तक जाएंगे। एक तरफ छात्र और छात्र संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि गलती NTA करती है लेकिन सजा छात्र भुगतते हैं। ये अब कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक्सट्रैक्शन मशीन बन गया है। NTA अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगी, क्या परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हुए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा तो कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने सीधा सवाल किया।
कितना मेंटल टॉर्चर है ये कि बच्चे के उम्र में इतना दिन घट जाएंगे। फिर से पढ़ो, फिर से कैद रहो, फिर से मेहनत करो, फिर से फीस भरो, माँ बाप के परेशानी। क्या चाहते हैं ये सरकार, ये नालायक सरकार। ये पहली बार नहीं है जब एनटीए की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हों। हाल ही में नीट का पेपर लीक होने के बाद भी दोबारा एग्जाम कराया गया था, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था। अब एक बार फिर सवाल उठे हैं, तो और सवाल ये है कि एनटीए की गलती का खामियाजा छात्रों को कब तक उठाना पड़ेगा। जब खामी सिस्टम में है तो उसकी भरपाई छात्र क्यों करें? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ छात्र और अभिभावक ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि सवाल देश के भविष्य और सरकारी संस्थाओं के भरोसे से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर एक ऑटो ड्राइवर के कैश लोक से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के सागर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ऑटो ड्राइवर को सोशल मीडिया पर रील अपलोड करना भारी पड़ गया। उसने हथियार के साथ फोटो पोस्ट की थी और पुलिस पोस्ट के बाद हथियार को ढूंढने गई थी, लेकिन उसके घर में इतना कैश मिला कि हर कोई हैरान रह गया। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ में बंदूक, घर में करोड़ों के कैश। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की है, जहां पुलिस गई तो थी हथियार सर्च करने, मगर घर की अलमारी का ताला खुला तो अफसरों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि पुलिस को हथियार की जगह बंद अलमारी से नोटों के बंडल मिले, वो भी एक दो नहीं बल्कि 4-4 बैग में ठूस कर भरे हुए। और जब एक एक कर बैग खुले तो अंदर से इतने नोटों की गड्डियां निकली कि गिनते गिनते पुलिस वाले थक गए, जिसके बाद नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। करीब 5 घंटे तक काउंटिंग चली तो ऑटो ड्राइवर के घर से करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिला। ऑटो ड्राइवर के घर 3 करोड़ कैश कहां से आया, इस कैश लोक की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए आखिर यहां तक पुलिस पहुंची कैसे। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर में सोशल मीडिया पर ऑटो ड्राइवर सौरभ की बंदूक के साथ फोटो वायरल हुई थी, जिसकी पड़ताल के लिए रात को पुलिस सौरभ अहिरवाल के घर पहुंची। तलाशी के दौरान बंदूक तो नहीं मिली, लेकिन बंद अलमारी से बैग में करीब 3 करोड़ रुपए कैश जरूर मिल गया। इसकी तस्दीक करने आए तो पिस्टल के बारे में पूछताछ करना शुरू करी और सर्चिंग करी तो घर में एक अलमारी लॉक्ड हालत में मिली, जिसकी इनके पास चाबी नहीं थी। फिर इनके समक्ष पंचांग के समक्ष हम लोगों ने उसको खोला तो उसमें बैग में कुछ बैग्स में पैसे होने की संभावना मिली। अभी जितनी काउंटिंग हुई उसमें करीब 3 करोड़ के करीब का कैश इसमें बरामद हुआ है। जिसके बाद सवाल उठे कि जिस घर के मुखिया की मौत हो चुकी है, बड़ा बेटा सौरभ गाड़ी चलाता है, छोटा भाई ऑटो चलाता है और माँ गृहिणी है, उस सामान्य से परिवार के पास 3 करोड़ कैश कहां से आया। हालांकि सौरभ के परिवार का दावा है कि ये पैसे भोपाल में उनके एक रिश्तेदार रमेश अहिरवार के हैं, जो लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और 8 महीने पहले पैसे रख कर गए थे। फिलहाल पुलिस रमेश अहिरवार की तलाश कर रही है, क्योंकि तभी इस कैश लोक का सच सामने आ सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब एमपी में किसी घर से करोड़ों का कैश मिला है। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिल चुके हैं, मगर पहली बार ऑटो ड्राइवर के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर देश के 3 राज्यों से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। उज्जैन में भीड़ बेकाबू होने से कई लोग घायल हुए। साथ ही आपको बताएं कि बिहार के लखीसराय में भगदड़ ने 7 श्रद्धालुओं की जान ले ली, तो बंगाल के बीरभूम में होटल में आग से श्रद्धालुओं की मौत हुई। सवाल है आस्था के इन आयोजनों में सुरक्षा इंतजाम में आखिर कहां चूक हुई। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। देश के 3 बड़े राज्यों में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के त्योहार में मातम पसर गया। एमपी में उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में अफरा तफरी मचने से कई लोग घायल हो गए, तो बिहार में लखीसराय के अशोक धाम में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।
जबकि बंगाल के बीरभूम में तारापीठ मंदिर के पास होटल में ठहरे करीब आधा दर्जन श्रद्धालु आग के शिकार हो गए। सबसे पहले देखिए उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी इस भीड़ को, जिसे देख कोई भी डर जाए। यहाँ पाँव रखने तक की जगह नहीं है और हजारों लोग आगे बढ़ने के लिए बेताब हैं। एक तरफ बैरिकेडिंग थी और दूसरी तरफ पुलिस वालों की तैनाती थी। लोगों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन लोगों का बोझ ना तो बैरिकेड संभाल पाया और ना पुलिस वाले। पहले बैरिकेड गिरी और फिर उस पर लोग गिरते चले गए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने बताया कि बैरिकेड गिरने से कई लोगों को चोट लगी। तो बैरिकेड के नीचे दब गया था सर, वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था। कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। 30-35 लोग होंगे। दरअसल आज नागपंचमी है और महाकाल परिसर में बना नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। लोग आधी रात से ही दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे। दोपहर तक 6 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को काबू करना मुश्किल हो गया। हालांकि मंदिर प्रशासन ने भगदड़ जैसी बात को अफवाह करार दिया है। स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन में तो सिर्फ कुछ लोगों को चोट लगी, लेकिन बिहार के लखीसराय में दर्शन के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि 7 जानें चली गई। जानकारी के मुताबिक अशोक धाम मंदिर में करंट फैलने की अफवाह से अफरा तफरी मची, जिससे मची भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ा, जिससे वे एक दूसरे पर गिर गई। भीड़ हो गई और भीड़ होने के चलते लेफ्ट साइड का बैरिकेडिंग टूट गया और उसमें महिलाएं जो है, वहाँ का रास्ता भी आप देखेंगे तो बीच में रास्ता है, दोनों साइड खेत है, तो खेत साइड में गिर गए, एक के ऊपर एक गिर गया। कितने मौतें हुए सर अभी तक कोई अधिकारी पता कर। और अब बात आतंक के खिलाफ ऑल इंडिया स्ट्राइक की। पाकिस्तान में बैठा आतंकी शहजाद भट्टी 15 अगस्त को भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था, मगर केंद्रीय एजेंसियों और 14 राज्यों की पुलिस ने मिलकर ऐसी स्ट्राइक की कि पूरा नेटवर्क उसका ध्वस्त हो गया। 14 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन में 200 से ज्यादा दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंकी हमले का प्लान बना रहे थे। देखिए रिपोर्ट। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH 200 से ज्यादा गिरफ्तारी, मुनीर गैंग पर ऑल इंडिया स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके पाले आतंकी शहजाद भट्टी की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। 12 अगस्त को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर 14 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाया। इस दौरान यूपी से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली में 51 और पंजाब में 44 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा राजस्थान से 15, महाराष्ट्र में 8 और उत्तराखंड से 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। गुजरात, कर्नाटक, बिहार में 3-3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जो सीधे पाकिस्तान और शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में थे। वहीं तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल में 2 लोगों को दबोचा गया है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी अपने इन गुर्गों के जरिए भारत में 15 अगस्त को बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश भर के 14 राज्यों में एक साथ ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 200 से ज़्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मगर उससे पहले ही 12 अगस्त को इनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास देश में आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में IED, हथियार, जिंदा कारतूस और ग्रेनेड बरामद किए गए, जिनमें से कुछ ग्रेनेड पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग मिली है। नेटवर्क से जुड़े लोगों के पास से पिस्टल और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे CCTV कैमरे भी मिले।
सूत्रों के मुताबिक ये नेटवर्क आतंकी गतिविधियों और देश में हिंसा फैलाने की साजिशों में शामिल था। जांच में ये भी बात सामने आई है कि नेटवर्क स्थानीय लोगों को पैसे देकर पुलिस, सेना और धार्मिक स्थलों की रेकिंग कराता था। फिलहाल अब पूरे नेटवर्क की जांच हो रही है ताकि शहजाद भट्टी की कोई नई साजिश कामयाब ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन तेज कर दिया है। बीएलए के बढ़ते हमलों के जवाब में ड्रोन, गनशिप, हेलीकॉप्टर और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन सवाल यही है, क्या मुनीर की फौज इस विद्रोह को दबा पाएगी या बीएलए का हमला और तेज होगा? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आसमान में पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर, जमीन पर मुनीर की सेना, हाथों में आधुनिक हथियार और टारगेट पर बीएलए के लड़ाके। बलूचिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खारान से लेकर खुजदार, कलात और जियारत तक मुनीर की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मुनीर की फौज अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान से भी बलूच आर्मी पर नजर रख रही है। पाकिस्तानी ड्रोन लगातार रेकी कर रहे हैं। बीएलए के ठिकानों की तलाश की जा रही है और जरूरत पड़ने पर इन्हीं के जरिए हवाई हमले भी किए जा सकते हैं। साथ ही गनशिप, हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में उतारे गए। यानी बलूचिस्तान में जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। बीएलए के खिलाफ शुरू हुआ सैन्य ऑपरेशन अब पूरे बलूचिस्तान में फैलता दिख रहा है। सबसे बड़ा फोकस है खारान का लिज्जे इलाका, जहां बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। खारान के बाद खुजदार, जहरी, कलात, मूला और जियारत में भी जमीन और आसमान से ऑपरेशन तेज किए गए। लेकिन आखिर मुनीर की सेना अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई है, इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बीएलए ने हमला तेज कर दिया। बीएलए ने दावा किया कि सिर्फ 8 दिनों में 22 हमले किए गए। इन हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 26 जवान मारे गए, यानी औसतन हर दिन करीब 3 हमले और उतनी ही मौत। बीएलए के मुताबिक कलात और सूरब में आईडी हमलों को अंजाम दिया गया, जिनमें 20 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने का दावा है। इसकी वजह से मुनीर की सेना एक बार फिर सदमे में है और बीएलए की टुकड़ी को देखते ही भाग खड़ी हो रही है, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा ठिकाने ही नहीं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को भी निशाना बनाने का दावा किया। बीएलए के मुताबिक हालिया ऑपरेशंस में 9 गाड़ियों को तबाह किया गया। इसके अलावा सड़क, रेलवे ट्रैक, आर्थिक प्रोजेक्ट भी बलोच आर्मी के टारगेट पर रहे हैं। बीएलए ने अपने इस अभियान को सूरब में हुई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब बताया। अब एक तरफ सड़कों पर बलोच के आम शहरी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलए हमले कर रही है। और इन दोनों मुसीबत के बीच मुनीर की फौज ने बलूचिस्तान में अपना सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया है। यानी बलूचिस्तान में इस वक्त 3 मोर्चे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहला बीएलए का पाकिस्तानी सेना पर अटैक, दूसरा मुनीर सेना का जवाबी ऑपरेशन, तीसरा सड़कों पर बढ़ता विरोध प्रदर्शन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुनीर की फौज बलूचिस्तान के विद्रोह को दबा पाएगी या पाकिस्तानी आर्मी पर 8 दिनों में 22 हमलों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।